नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जीएस का तीसरा मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले दो मॉडल पेपर हल कराए जा चुके हैं, जिनमें 30 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर है और इसका एग्ज़ाम आपका 15 मार्च 2022 को इसका पेपर होना है। एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों और एकेडमी आपके लिए लेकर क्या है, गेट 30% ऑफ। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एकेडमी पे, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। या फिर आपका सीमित समय के लिए है, केवल 8 और 9 मार्च तक ये आपका ऑफर वैलिड रहेगा। तो जो लोग भी यूपी ट्रिपल सी बीडीओ हुआ, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे आपको जो है ऑफर प्राइस दे दिया गया है, वहाँ पे आप डिटेल जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जा चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये आप रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा। बाकी आपका ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया गया है वीडियो के लिए, लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। या फिर आप यूपी पीसीएस या और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दिया गया है। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यक की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बाइट। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यक की क्षमता की इकाई वह आपका बाइट होती है। तो आपको पता होगा कि 1024 बाइट बराबर होता है आपका 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। और यदि 1024 यहीं पे किलोबाइट दे दिया जाए, तो 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 MB। और 1024 मेगाबाइट बराबर देखा जाए तो आपका 1 GB होता है, यानी कि 1 गीगाबाइट। और वहीं पे 1024 गीगाबाइट देखा जाए तो आपका 1 TB, यानी कि 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एक कंप्यूटर स्टोरेज में माध्यक की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो बाइट होती है। दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, बुध। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास यदि देखा जाए तो 4878 किलोमीटर बुध का जो है व्यास है। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध जो है यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह भी है, जो सूर्य जो है निकलने के 2 घंटे पहले यह दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, बुध सही हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे बड़ा पूछा जाता तब वो आपका बृहस्पति ग्रह हो जाता। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप सबको पता ही होगा, राज्य पक्षी सारस है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सारस, या कहीं कहीं क्रॉच भी दिया रहता है, सारस अथवा क्रॉच करके, तो दोनों ही सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश का अशोक है। राजकीय पुष्प आपका पलाश है। और राजकीय पशु जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है। और राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश का हिंदी और उर्दू है। चौथा प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा स्थान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो 240,928 वर्ग किलोमीटर जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और ये आपका चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में देखा जाए तो 7.34% का यह योगदान करता है। बाकी जो अन्य 3 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, उनमें राजस्थान जो है
पहले स्थान पे है, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टि से। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले और उसी के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। छठवां प्रश्न है, भारत में क्या सर्वोच्च है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, संसद, संविधान, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति। तो संविधान सर्वोच्च है भारत में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में संविधान ये आपका सर्वोच्च है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इस सभी को संविधान के अनुसार ही कार्य करना होता है। कोई भी संविधान द्वारा विनिश्चित की गई परिसीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो भारत में क्या सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश के शासन की नींव डाली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। गुलाम वंश या गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, जिनमें सबसे पहला जो वंश था वह था गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश भी कहते हैं। उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक के बाद आपका सैयद वंश, लास्ट में आपका लोदी वंश आया। तो कुल 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। आठवां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये खगोलीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है, न कि अस्थाई। तो अस्थाई में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संविधान सभा के प्रथम जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किंतु अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये आपका 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था इनको। 10वां प्रश्न है, वर्ष की वे 2 तिथियां कौन सी हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो है 21 मार्च और 23 सितंबर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात यह बराबर होते हैं, और इसी स्थिति को हम विषुव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है इसे। 11वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। डी विकल्प से हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ किया गया था, और इसे जो है नेता विहीन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रमुख नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया था, और उस स्थिति में श्रीमती अरुणा आसफ अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंदोलन पूछा गया कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो 1942 में। 12वां प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और यह नारा तब दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था को ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में इसी स्वरूप को अपनाया गया है, और इसे वर्तमान में संक्षेप में कहा जाए तो PPP जो है मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहते हैं PPP।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो कि भारत का यह केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इस बैंक की स्थापना यदि देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो स्थापना पूछा जाए आरबीआई का 1 अप्रैल 1935, और इसे कब राष्ट्रीयकृत किया गया तो 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया का नाम है, यह किसमें संपन्न होती है? तो ये संपन्न होता है पादपों में। सी ऑप्शन सही होगा। पादपों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें पहला सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह संपन्न होता है। 16वां प्रश्न है, भूमंडल पर ताप को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है अक्षांश रेखा। ये विकल्प सही होगा। भूमंडल पर दो प्रकार की रेखाएं जो है परिकल्पित की गई हैं यानी कि खींची गई हैं। पहला है उसमें अक्षांश रेखा और दूसरा है देशांतर रेखा। इसमें अक्षांश रेखाएं देखा जाए तो ये ताप की, और देशांतर रेखाएं वो आपका समय की विभाजक रेखाएं हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया ताप को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और यदि समय का पूछा जाता है कि समय को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वह देशांतर हो जाता। ये ऑप्शन यहाँ सही होगा, अक्षांश रेखा। 17वां प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, नमक, NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे पूछा गया किसका रासायनिक नाम है? नमक का। 18वां प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है, और पहले इसकी संख्या 7 थी, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक विधिक अधिकार के तहत आर्टिकल 300 का में जो है रखा गया है। तो अब जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं वर्तमान में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमंडल यानी कि ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो है विषुवतीय वृत्त। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विषुवतीय वृत्त जिसे भूमध्य रेखीय वृत्त भी कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर यह बनता है और भूमंडल का सबसे बड़ा वृत्त है यह। 21वां प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों को समझ की सीमा में बढ़ाने के लिए। शिक्षक या आपका शिक्षण सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों की समझ की सीमा को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे शिक्षण सामग्री में आ जाएगा टेप, आ जाएगा प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ओवरहेड, तो ये सभी जो है आपका शिक्षण सामग्री में आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों की समझ को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अनुसंधानकर्ता द्वारा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैध निष्कर्षों के द्वारा विषय निकटता को बढ़ाया जा सकता है। विषय निष्ठा से अभिप्राय है घटना का यथार्थ या वास्तविक रूप में वर्णन करना। अगला प्रश्न है, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अभी आपने शुरू में देखा कि सबसे छोटा ग्रह पूछा गया था सौरमंडल का,
लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो बताया भी गया आपको बृहस्पति आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है आकार के अनुसार जो है। अगला प्रश्न आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किया गया था एफ.जी. बेंटिंग के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंसुलिन ये अग्नाशय का के भाग का एक लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित यह एक प्रकार का हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था इंसुलिन क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। और इसकी खोज एफ.जी. बेंटिंग ने 1921 में की थी। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह या जिसे कहते हैं डायबिटीज नामक रोग होता है, जबकि इसकी अधिकता में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। तो इसकी खोज पूछा गया किसने की थी, एफ.जी. बेंटिंग ने। कब? तो 1921 में। 26वां प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के रूप में किसको संबोधित किया जाता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के रूप में यह जाना जाता है। उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त है और यह तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। 27वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो ये आयरन, क्रोमियम एवं निकेल का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में देखा जाए तो आयरन की मात्रा जो होती है वह करीब 89% होती है। वहीं पे क्रोमियम देखा जाए तो ये आपका 10% के करीब होता है और निकल की मात्रा देखा जाए तो 0.8% के करीब इसमें निकल होता है। 28वां प्रश्न है, पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो ये किया गया था सबसे पहले राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला भी पूछा था, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज का विधिवत उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू की है? तो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 28 मार्च 2015 को दिल्ली राज्य ने जो है ई राशन कार्ड सेवा शुरू की थी। हालांकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आपका राज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 0 मेरिडियम पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है? तो यह कहलाएगा आपका प्रधान यामोत्तर रेखा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 0 मेरिडियन पर खींची गई रेखा को हम प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहते हैं। इसी रेखा पर स्थित है लंदन के उपनगर ग्रीनविच से दुनिया का मानक समय भी निर्धारित किया जाता है और यही रेखा पूरे ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी 2 बराबर गोलार्धों में इसे बांटती है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका आज के जीडीसी यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जीएस का तीसरा मॉडल पेपर। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हल कराए जा चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्रैक यूपी लेखपाल एग्जाम और जो है आपको पता होगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है अकेडमी। तो यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए जो 3 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फीस रखा गया 1000 रुपये है, 6 मंथ का है 1500 रुपये और 1 साल का फीस है 2000 रुपये। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाके और आप आसानी से जो है यूपी लेखपाल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा और साथ में जो है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो कोर्स फीस है 3 मंथ का 1500 है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ का
₹3300 और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम एग्ज़ाम लर्नर तो आपको 10% का वहाँ एडिशनल डिस्काउंट भी हो जाएगा। और यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम चाहे यूपीपीएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में जो है हमारा रेफरल कोड आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्ज़ाम लर्नर जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी फ़ीस है उसमें आपको उसके अलावा भी आपको जो है 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपसे वहाँ पे माँगा जाता है।